हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, दीक्षा अवस्थी दिल्ली से। दीक्षा, अपना सवाल बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सर कि पेट्रोल डीजल में इस बारे बजट में कोई बात नहीं हुई सर। फ्यूचर में आके पेट्रोल डीजल पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि डिबेट देखने को मिल सकती है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई अब इस बारे में बात नहीं हुई पेट्रोल डीजल के बारे में सर। पेट्रोल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है सर पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो सीधा इंटरनेशनल मार्केट से लिंक की गई है। तो बजट के दायरे में देखिए बेसिकली क्या है, पेट्रोल डीजल की मांग जो है उसका रेट कम होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। उसका इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, पर ऐसा नहीं है कि बजट में आगे अब कम नहीं होगा। ये इंटरनेशनल मार्केट से जो हमारी बास्केट है, जो हम जहाँ से हम वो पेट्रोल लेते हैं, उनके रेट्स पे डिपेंड करता है। अगर इंटरनेशनल रेट कम होते हैं डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा, और सरकार ने पीछे दिया भी है। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत गुंजाइश और है। हम मानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने चाहिए, क्योंकि जो सरकार ने एडिशनल एक्साइज लगाया है 2014 से, उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे भी ठीक है। लेकिन मैं एक और पॉइंट जानना चाहूंगा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मामले में कि बजट की तारीफें तो हम बहुत कर रहे हैं कि सरकार ने ये दिया, सरकार ने मिडिल क्लास पे अच्छा किया। बजट में खामियां आपको नजर क्या आती हैं? क्या चीजें हैं जो बजट में होनी चाहिए थी आपके हिसाब से लेकिन है नहीं? किसानों की देखो, बजट तो वैसे इन ऑल टोटल बहुत एनकरेजिंग बजट है। और अगर जैसा थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि ये जो बाजार के मामले में जो बात कर रहे हैं कि डाउनफॉल आ रहा है, वो तो खैर ऐसा टाइम बिंग है। और लेकिन इतना सब कुछ अच्छा है, इसके पहले कभी नहीं आया, ये बात तो तय है बिल्कुल। एक बात और मैं इसमें कह रहा हूँ, थोड़ा सा दो किसानों के लिए थोड़ा सा अगर बातें हो जाती तो निश्चित रूप से वो काला टीका लगाना पड़ता। कि एक बात तो ये रह गई थी कि जो फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है, जो कंपनीज को है दी जा रही है, वो यदि किसानों को दी जाती उनके तो ज़्यादा बेटर था। उसमें जो आपका ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इंप्रूव होता है, क्योंकि उनको ये सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिलता। और आज अपने यहाँ अभी आज डिक्लेयर हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर हॉस्पिटल खुलने वाला, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो पूरा कार्सिनोजेनिक है। बिल्कुल सर, आप कुछ ऐड ऑन। और इसमें दूसरा एक पॉइंट और था कि जो दूसरा ये था कि जो सम्मान निधि की बात चल रही थी, 6,000 का 12,000 का, काफी किसान सम्मान निधि का, यदि वो दो बातें यदि हो जाती तो निश्चित रूप से काला 6,000 का 12,000 वो हो जाता, फर्टिलाइजर का जो बेनिफिट है वो सीधा किसान को आना शुरू हो जाता, सीधा किसानों को मिल जाता। एक कमी मुझे लगती है, जो पहले जो इन्वेस्टमेंट करते थे, डिडक्शंस मिलती थी, वो उसको जो गवर्नमेंट जो है एनकरेज नहीं कर रही। आपने न्यू रिजिम ले आए, अब आप डिडक्शंस नहीं देंगे बिल्कुल, 80C में ना 80D में मेडिक्लेम्स की, 80U की अगर कोई अपाइज है तो आप उसको डिडक्शंस नहीं देंगे। वो मेरे को लगता है थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहिए इस न्यू रिजिम में। जो बेसिक डिडक्शंस हैं, जो नेसेसरीज हैं, वो आप जरूर दीजिए टैक्स पेयर को। ओके, तो ये तमाम वो बातें थी जो कहीं ना कहीं खामियां लग रही है। लेकिन देखिए, बात की जा रही थी कि क्यों ये बजट खास है, खासकर जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास का बजट। बार बार यही लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या इस बार का बजट मिडिल क्लास का होगा। और अनंत मोटा तौर पर जो बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, ये मिडिल क्लास का ही बजट है। बिल्कुल, लेकिन एक जो सवाल मिडिल क्लास के ज़हन में, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपके पास बहुत लेट से आ रहा हूँ, इसके लिए माफी। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई सरकार ने मिडिल क्लास को राहत तो दी, इनकम टैक्स आपने काफी कंपैरेटिवली कम कर दिया, पैसा लोगों का बच रहा है, जेब में पैसा आ रहा है। साहब कह रहे थे कि भाई 1 लाख करोड़ ऐसा है जो लोगों की जेब में आ जाएगा। उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो पैसा, उस पैसे का करना क्या है, क्या ये लोगों को बताया जा रहा है? देखो, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ पहले तो। जी। ये ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से मैं किसी न किसी चैनल पर सुन भी रहा हूँ और खुद अपने व्यूज़ भी दे पा रहा हूँ कि विपक्ष अभी भी शायद खुश नहीं है कि 12 लाख कर दिया। मेरा एक ही सवाल है सबसे पहले, आज तक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी किसी भी बजट में ऐसा हुआ है कि एग्जम्पशन लिमिट ऑलमोस्ट डबल हो गई हो, ऑलमोस्ट डबल। 7 लाख से सीधा 12,75,000 तक का फायदा है आज आपको। अभी बात चल रही थी कि मिडिल क्लास को राहत के लिए बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है पिछले कई वर्षों से। हम विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं, तो जैसी जो नीचे की बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जनसंख्या जैसी ऊपर आएगी, उनको फिर सपोर्ट चाहिए, इससे पहले कि वापस खिसक जाए तो फिर सपोर्ट लेकिन चाहिए। देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त खाना पानी अभी भी दिया जा रहा है, उनको जरूरत है इस चीज की। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, उनको भी अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर नीचे खिसक जाएंगे। तो अब ऐसे में इनकम टैक्स को आपको सरल भी करना है, आपको नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, उनको सपोर्ट भी देनी है। तो अगर आप एग्जम्पशंस, डिडक्शंस उसके जंगल में फंसे रहेंगे तो सरल कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो दोनों दोनों एंड्स को मीट किया है कि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा है और मिडिल क्लास को रिलीफ भी दिया है। 12 लाख सभी को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। हमारे साथ रश्मि जुड़ गई हैं दिल्ली से। रश्मि, क्या सवाल है आपका? हेलो रश्मि, अपना सवाल बताएं।
नमस्कार, मैं रश्मि बोल रही हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, आईटी कंपनी में हूँ, 15 लाख तक की मेरी सैलरी है। तो जैसे कि आज बजट में बताया गया है कि 12 लाख तक की टैक्स को छूट है, तो मेरी सैलरी जो कि 15 लाख है, तो मुझे कितने % तक की छूट इसमें मिलेगी? इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा साहब, यहाँ आपका रोल सामने आ जाता है, बताइए जरा, क्योंकि एजम्पशन लोगों में ये है कि भाई 12 लाख तक की छूट है तो 12 लाख कुछ देना नहीं, बाकी जो 3 लाख बचे खाली उस पर टैक्स। तो वैसे कुछ होने वाला है या अलग कैलकुलेशन? देखिए, इस पे बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अगर आप दोनों रिजिम को कंपेयर कर लें, पिछली वाली और इस वाली की, ठीक है, तो 8 लाख तक की सैलरी पे 30,000 की बचत है, 10 लाख तक 50,000, 12 लाख तक 80,000, 15 लाख तक 35,000, 16 लाख तक 50,000, 20 लाख तक 90,000 और 24 लाख पे 1,10,000 लाख रुपए सैलरी है। वो अपनी सैलरी को लेकर सीधा पूछ रही है कि भाई तो मेरे को क्या करना है, मुझे उनको क्या क्या फायदा करना है? है? उनको 35,000 का फायदा है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि पूरा का पूरा उनको 12 लाख तक एग्जम्प्ट होगा, खाली 3 लाख पे देना है, या पूरा 15 लाख पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा? वो क्वेश्चन हर एक नागरिक का है आज, देखिए जितने भी लोग हैं। 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो टैक्स जीरो है, लेकिन 12 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगा आपको वो 87A की 60,000 की एग्जम्पशन मिल रही है, वो नहीं मिलेगी, फिर पूरा टैक्स कैलकुलेट। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एफएम ने एग्जाम्पल से समझाया था, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसा नहीं है 12 लाख तक जीरो है, सिचुएशन ये है कि जिसका 12 लाख तक है। का बहुत इजी सवाल है। मेरी सैलरी जो है, मैं उसका जवाब देता हूं, 15 लाख तक पूरा टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मान के कि 4 लाख तक का टैक्स फ्री है, जो भी टैक्स 4 से 8 तक का एक स्लैब आएगा। 8% पर सवाल यह है कि देखिए, उनका जब 4 लाख से वो करेंगे ना, उसमें 87A नहीं आएगा इस केस में। पर जो टैक्स रेट में बदलाव किया है, जो उन्होंने जो पहले स्लैब्स थे ना, उसमें रेट में बदलाव के कारण उनको 35,000 का लाभ है। 15 लाख अगर वो ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में स्विच कर जाती हैं तो 35,000 रुपए में तो उनको ज्यादा, ओल्ड रिजीम में उनको ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, मतलब 35,000 रुपए का उनको फायदा होगा। अगर उनकी कोई डिडक्शन नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ, हाउसिंग लोन है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का एग्जम्पशन वो मिल जाएगा। अच्छा, 1.5 और 2 लाख का ATC में मिल सकता है, 50,000 NPS मिला के। हेल्थ का मिलता है, कोई डिपेंडेंट पेरेंट है, सीनियर सिटीजन है, उसको 80D में मिल सकता है 50,000 का। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, एजुकेशन लोन अगर उन्होंने लिया किसी तो का, उस पे भी मिलेगा। तो ये एक केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। से कंसल्ट कर ले और रास्ता निकाल ले कि टैक्स कैसे बचाना है आपको, है ना सर? ये केस टू केस बेसिस पे डिफर करता है जी। 87A का जो बता रहे हैं ना, उनका क्या है, उनका भी 4 लाख से काउंट होगा, पर जब 12,75,000 तक पहुंचेंगे सैलरी केस में, इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, तो वो उसको 87A में छूट मिल जाएगी। 75,000 मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 12 लाख तक वो 87A में माफ हो जाएगा। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अमिताभ कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर CEO हैं नीति आयोग के, पब्लिक पॉलिसी थिंकर है। सर, बहुत स्वागत अमिताभ जी आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले इस बजट के बारे में मैं जानना चाहूंगा सर, इस बजट को एक नए भारत के विजन के तौर पर देखा जाए, इस बजट को मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करने के तौर पर देखा जाए, कैसे देखा जाए इस बजट को? देखिए, ये बजट ग्रोथ विद जॉब्स का बजट है, ये बजट मिडिल क्लास का बजट है, ये बजट कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने का बजट है, और ये बजट एक्चुअली देखा जाए पूरी तरह तो ये बड़ा इंडिया का बजट है। क्योंकि ये जब कंजम्पशन बढ़ाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं जो इस बजट में देखा गया है। और ये बजट, दूसरी चीज़, बड़े रिस्पॉन्सिबल, फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट कहा जाएगा इसको, क्योंकि 1 लाख करोड़ जो कि आपके सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ इस बजट ने दिया है, ये इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। और उसके बावजूद ये बजट अगले साल 4.4% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखता है। तो ये FM ने रिलीफ दी है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, डिमांड को इम्पेटस देने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पर वो भी बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया। अमिताभ जी, अच्छा, ये तो आपने हमें वो तमाम बातें बताई जो कि बहुत ही कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इस बजट में ऐड ऑन होना चाहिए था? देखिए, मेरे विचार से ये बजट को मैं बहुत हाई मार्क्स दूंगा। ये बजट बड़ा डिस्टिंक्शन का बजट है, और ये बजट सारे पॉइंट्स को कवर करता है, पर मेरे विचार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11.2 लाख करोड़ का आउटले है। और ये भी कहा गया है कि ये PPP में बजट
हर मिनिस्ट्री 3 साल का एक प्रोग्राम बनाएगी और एसेट मोनेटाइजेशन को ड्राइव करेंगे हम लोग, जो कि 2025 से 2030 तक 10 लाख करोड़ का होगा। पर मेरे विचार से कि थोड़ा फोकस और खासकर, क्योंकि पहले 2 बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, उनके इम्प्लीमेंटेशन का भी एक रोड मैप देना चाहिए था, या कैसे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को ऑफलोड करेगी जिससे कि भारत की जनता को का फ़ायदा हो और ज़्यादा एफिशिएंसी आए, वो एक पॉइंट रह गया था। बाकी तो सब कुछ कवर्ड है। सर, एक मैं जानना चाहूंगा, जो उसमें हम लोग बजट में जो अब तक देखा वो एमएसएमईज को अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी सपोर्ट करने की बात की जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, खासतौर पर जो SC ST जो महिलाएं होती हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत आत्मनिर्भर करने के लिए लोन की बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या इनके पैरेलली पॉलिसीज हैं जो कि इनके लिए मार्केट भी तैयार कर रही हैं? बिल्कुल। देखिए, MSME एक इकोसिस्टम में काम करता है। जब बड़ी कंपनियां होती है तो MSME उनको सप्लाई करता है, क्रेडिट फ्लो आवश्यक होता है। तो FM ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम इनके लिए इंट्रोड्यूस की है कि क्रेडिट मिलता रहे। MSME की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो 2 रही हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, जिस पर फोकस रहा है, और दूसरा क्रेडिट फ्लो की बात की गई है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और अगर क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू गारंटी मिलती है तो बैंक्स भी इनको फंडिंग करेंगे, और ये इस बजट का बहुत महत्वपूर्ण एक डायरेक्शन दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और आपने फुल मार्क्स इस बजट को दिया है। तो अमिताभ कांत हमारे साथ जुड़े थे और आपने देखा किस तरह से उन्होंने समझाया कि ये बजट क्यों खास है और किस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा। अनंत, और लगातार देखिए हम तमाम जनता से भी सवाल लेते रहे हैं और जनता का भी जवाब हमारे पास आता रहा है, और कई बार जनता सवाल भी पूछती रही है हमसे, तो किस तरह के सवाल है ये भी जानना चाहेंगे। अब व्हाट्सएप पे हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जी न्यूज़ ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहां से लगातार कांटेक्ट हमें किया जा रहा है। क्या क्या सवाल हमारे थे और क्या क्या जवाब उनके रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। सवाल था कि युवाओं के लिए क्या है, अंकुर सिंह गाजियाबाद से उन्होंने ये व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछा, तो जवाब है कि स्टार्टअप के लिए जो पॉलिसीज की जा रही हैं और खासतौर पर रोजगार सृजन के लिए जो पॉलिसीज की जा रही हैं, वो सामने इस बार उसका पूरा जो रोड मैप है सामने रखा गया है। बिल्कुल, और वेद प्रकाश प्रयागराज से उन्होंने ये सवाल पूछा था कि मिडिल क्लास को क्या मिला है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। तो 12 लाख तक की आपको देखिए इनकम में छूट मिली है। इसके साथ साथ अशोक कुशीनगर से हमारे साथ थे, उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या फायदा हुआ या क्या मिला ये भी पूछा। तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी आप देखिए नई सौगात मिली है, और खासकर इलेक्ट्रिक जो कारें हैं वो सस्ती हुई, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज़ी न्यूज़।